नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आज सीडीपी को लेकर यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लेकर यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पेपर आपका सीटेट का था दिसंबर 2019 का जो पेपर है उसके सोल्यूशन को लेकर आप आज बात करने वाले हैं। और ना केवल सोल्यूशन को लेकर बात करेंगे बल्कि आपको बताएंगे कि पेपर को कैसे कम समय में और वो कौन सी टेक्निक है जिनके आधार पर आसान तरीके से पेपर को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो दोस्तों समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, समझें हम जो इसमें बात करने वाले हैं किसकी करने वाले हैं, बाल विकास की करने वाले हैं। पेपर जो आपका हुआ था दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था हम उसको लेकर इसमें बात करेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर बेहतर और कम समय में सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों को वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। सीटेट 2021 का पेपर आपका आ चुका है जिसके दृष्टिकोण से मैंने इसको रखा है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लेकर हम बात करेंगे। आपका सीटेट 2021 में जो पेपर होगा यानी 31 जनवरी 2021 में जो पेपर होगा उसको ध्यान में रखते हुए ये जो आज मैं पेपर डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने वो होगा दिसंबर 2019 का पेपर। मेरे द्वारा खुद के द्वारा इसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए दोस्तों समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया होगा और मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को, ये दोनों में आपको अंतर बताऊंगा कि दोनों में कैसे करने का अंतर है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है इसको देखते हैं बेहतर तरीके से। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। पहले ही ऑप्शन आपको दे दिया यंत्रवत याद करना। क्या दे दो दोस्तों, यंत्रवत याद करना। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, अगर आपने मेरी टैगवर्ड वाली वीडियो देखी तो आप लोगों को पता होगा जहां याद करना कहा जाए, जहां याद करना कहा जाए आंसर काट देना, ये आंसर गलत होगा। योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। देखिए मैंने आपको बताया था बच्चे को वर्गीकरण नहीं करना है। अच्छे वाले बच्चे अलग, बुरे वाले बच्चे अलग, या इंटेलिजेंट अलग, या जो डल बच्चे हैं उनको अलग, इस तरीके से उनका वर्गीकरण नहीं करना। तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। दोस्तों जहाँ कहीं भी ये कह दे केवल माँ बाप ही पढ़ा सकते हैं, केवल टीचर ही पढ़ा सकते हैं, केवल पाठ्य पुस्तक ही काम आएंगी, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इस आधार पर आपका आंसर कौन सा सही हो दोस्तों, इस आधार पे आपका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है क्या दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए संवेग और संज्ञान यानी इमोशन और कॉग्निशन, इमोशन एंड कॉग्निशन दोनों एक दूसरे से क्या है, भावना और संज्ञानात्मक। जब भावनाएं उत्पन्न होंगी तभी हम किसी चीज़ का संज्ञान लेंगे। यानी एक दूसरे से कैसी हैं, ये एक दूसरे से कैसे हैं दोस्तों, सन्निहित हैं। आंसर हमारा पहला बिल्कुल सटीक होगा, सही होगा। बढ़ते हैं, इसमें कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप रीजनिंग लगाओगे आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, जो संरचनावादी ढांचा है यानी कंस्ट्रक्टिविज्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है, बताइए क्या है, आप लोगों के सामने है। देखिए अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है। अब मेरी बात को समझे, ध्यान दें कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस तरीके से आप कम समय में इसका आंसर दे सकते हैं, समझ में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अब आगे देखिएगा। ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल कट जाएगा, ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें यंत्रवत याद करने के लिए कह दिया, रटाने के लिए कह दिया, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा अनुबंधन द्वारा अर्जित। भैया संरचनावादी ढांचा जहाँ आ जाए, जहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आ जाए, तो दोस्तों वहाँ अनुबंधन यानी अर्जित वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अर्जित वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म अर्जित नहीं होता बल्कि उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सीखा जाता है, उस पर लॉजिक लगाया जाता है। फिर बलन पे बल देना, जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्टिविज्म होगा वहाँ देखिए आप किसी बच्चे से कोई आविष्कार कराना चाहते हैं या खुद का आविष्कार करना चाहते हैं, आप किसी के दबाव में आकर आविष्कार नहीं कर सकते। आपके मन में जो चीज़ें चल रही होंगी उसके आधार पर आप आविष्कार करोगे। यानी ऑप्शन आपका ये
गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्तों? आपका ऑप्शन संख्या 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आपका ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाता है दोस्तों? अब देखिएगा, यानी 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को पेपर कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए एक शिक्षिका को? एज ए टीचर खुद सोचो आप। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए। अब अगर आपने मेरी टैगवर्ड वाली वीडियो देखी तो आपको मैंने बताया था कि दंडित करना ये आपका नेगेटिव टैगवर्ड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, पूछा है पॉजिटिव में। दूसरी बात समझे, बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। भाई बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करोगे तो भी बात गलत है। इग्नोर, बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। बच्चे को क्या नहीं करना दोस्तों? इग्नोर नहीं करना है। दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट गए। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा क्या कहता है? देखिए बार बार याद करना, जहाँ कहीं भी बार बार याद करने की बात आ जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। यानी हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन कौन सा बचा? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। समझे दोस्तों? चलिए दोस्तों, आप आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयत्न करने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। बताइए, ये प्रिय नहीं है, प्रयत्न है। ठीक है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने की प्रोत्साहित करेगा। यह अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है? बताइए दोस्तों क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है। बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? अब चलते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमने देखा ये बच्चों के कहीं भी अगर बच्चों को पुरस्कार, ठीक है, स्टिक एंड कैरेट वाली, यानी गाजर देना ऊपर से डंडी मारना, मतलब पुरस्कार देना और डंडी मारना, ये दोनों चीज़ें एक साथ अगर हो जाती है ना बच्चे के लिए, बच्चा डिमोटिवेट होगा, गलती करेगा, मतलब वो नहीं पढ़ पाएगा। इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही भी? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाएगी अगर बच्चों को आप दंड दोगे। ठीक है, पुरस्कार तक तो ठीक है, लेकिन पुरस्कार देखो, हो मैडम जी हमारे साथ चालबाजी कर रही है या टीचर चालबाजी कर रहे हैं, इस प्रकार की गलत भावनाएं बच्चे के अंदर आने लगेंगी और दिस विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना है। अधिगम पुनर्उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अब यहाँ से अगर आप मेरे से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारे ऑप्शन आप ऐसे ही काट दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है तो कौन सा आंसर होगा? देखिए, यंत्रवत याद करना, गुरुजी ये आंसर नहीं हो सकता। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया पर है। पुनरुत्पादन मतलब दोबारा से उत्पादन करना और स्मरण करना, यानी यहाँ भी क्या होगा? स्मरण करने वाली बात आ गई, जो कि याद करने का ही पर्यायवाची है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। अधिगम आवर्ती संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। यह आंसर इतना मतलब इस पर टैगवर्ड काम नहीं करता, लेकिन देखिए अधिगम सक्रिय है। अब हमने देखना पॉजिटिव टैगवर्ड। पॉजिटिव मतलब जहाँ कहीं भी सक्रिय बात आ जाए, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात आए, एक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात आ जाए, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? बताइए। यानी स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या? गैर उदाहरण का मतलब है कि वह उदाहरण जो उसके सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस से अलग का। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। अरे भैया अभाव कैसे पैदा करेगा? बताइए अभाव कैसे पैदा करेगा? क्वेश्चन नंबर, जहाँ विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण दिया जा रहा हो टीचर के द्वारा, तो वो तो बात सही है, तो भैया अभाव नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े आगे देखिएगा क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पड़ेगा सही से। देखिए, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक फिर क्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित है। अब देखिए, अगर अवधारणात्मक समझ के बजाय
कार्यविधिक फिर क्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित है। दोस्तों बताओ क्या इसके आंसर हो सकता है? जहाँ स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण दिए जा रहे हो वो अवधारणात्मक नहीं होता, वो अवधारणात्मक समझ पर डिपेंड नहीं होता, वो कुछ नया करता है, कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म करता है, सृजनात्मक पर डिपेंड होता। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावपूर्ण तरीका है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। एक अच्छा तरीका है कि बच्चों को अलग से बाहरी दुनिया से भी जोड़ा जाए, सिलेबस से हट के बात बताई जाए। ठीक है, देखिए अब ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, दिमाग में भ्रांतियाँ पैदा करना। ये तो आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? क्वेश्चन को समझें। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ठीक है, चलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ऐसे ही निकाल दोगे। देखिए इसमें दंडित करना आ गया, क्या आ गया? दंडित करना आ गया। तो यहाँ से दंडित करना, प्रोत्साहित करना नहीं हो सकता। आगे बढ़े। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके। देखिए जहाँ कहीं भी प्रोत्साहित वाली बात आ जाए और विचार मंथन वाली बात आ जाए, ये बात बिल्कुल सही होती है। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर या केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर बल वाला काम आपको नहीं करना है, बल देकर काम नहीं कराना। तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? बताइए कौन सी प्रथाएं ऐसी हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों को आंसर करना है। बताइए। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अब देखिए दोस्तों इसमें से कौन सी बात ऐसी है जिसको आपको इग्नोर करना है? पहली बात समझे कि शारीरिक दंड बच्चे को नहीं देना, शारीरिक बच्चे को दंड नहीं देना। अगर पहला सही नहीं है तो पहले वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। दूसरा देखिएगा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। देखो तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना, क्या नहीं करना आपको भैया? तुलनात्मक मूल्यांकन आपको नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? यानी सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण है और सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे। बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बताइए कैसे आसान बना सकते हैं? बार बार यांत्रिक अभ्यास कराकर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, यानी ये यांत्रिक अभ्यास कराकर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ये आपका ऑप्शन भी हमारा गलत है। चलिए नीचे से देखें। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, एक व्याख्यान देकर या अन्वेषण में परिचर्चा के लिए। देखिए दोस्तों जहाँ कहीं भी अन्वेषण और परिचर्चा करना आ जाए तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, हमारा सही आंसर यही होगा। एक व्याख्यान देकर केवल व्याख्यान काम नहीं करेगा, केवल व्याख्यान काम नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बच्चों में प्रतियोगिता आपस में कराना, यानी कभी कभी डिमोटिवेटिव कर देता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों समझे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, जो व्यक्ति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मैं अलग सोच का हूँ, दूसरा व्यक्ति को अलग सोच का है, तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है ये आपको बताना है। पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, या लोगों के द्वारा माता पिता के प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, या जन्मजात विशेषताएं। अब एक बात समझिए दोस्तों, जहाँ कहीं भी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ जाए, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ जाए, जैसे अब कौन से, यहाँ केवल पर्यावरणीय प्रभाव दोस्तों, केवल पर्यावरण प्रभाव नहीं, आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ेगा, आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण का
उदाहरण है ये आपको बताना है। विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, या परिवार एवं मीडिया, कौन सा ऐसा है जो द्वितीयक। देखिए प्राइमरी तो आपका फैमिली होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्राइमरी तो फैमिली होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, दूसरे नंबर पर हो जाता है कौन सा दोस्तों, वो हो जाता है आपका, जिसमें परिवार है वो तो हो नहीं सकता, जिसमें परिवार आ गया वो ये वाला आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ये दोनों आंसर ही कट हो जाएंगे। मीडियम पास पड़ोस नहीं, बल्कि सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे आता है आपका विद्यालय। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चले दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। ये आपका अगर प्याजे का सिद्धांत आपने पढ़ा है तो आंसर गलत नहीं हो सकता। प्याजे ने कहा है कि सर्वाधिक शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से अगर घटित होता है तो कौन से में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए ये है आपकी ये शेषावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा का विकास भी बहुत तेजी से होता है, इसको अति संवेदनशील अवस्था कहा जाता है, यानी दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइए कौन सा ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, तेजी के साथ आंसर करें। विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बात बिल्कुल सही है। चलिए नहीं पूछा है तो नहीं को, ये वाली बात आपको, नहीं वाली जो बात है, ये नहीं वाली जो बात है इसको आपको इग्नोर नहीं करना, इसको आपको दिमाग में रखते हुए आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, विकास सार्वभौमिकता तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। अरे वाह, सार्वभौमिक तो है, सार्वभौमिक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये आंसर आपका, ये बात गलत है, तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है, बताइए। यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों पर अधिक ध्यान देना, या लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देना, किसी एक को अधिकता महत्व देना, यह आता है आपका जेंडर बाइस के अंतर्गत, यानी जेंडर पक्षपातता के अंतर्गत, जेंडर पक्षपातता के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा बात, अगर किसी चीज़ को आप, कोई गंदी आदत को बच्चे के अंदर से कम करना चाहते हो तो उस पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो चर्चा किसमें हो रही है, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। अरे भैया, जेंडर पृथक कर दोगे तुम तो वही काम कर रहे हो जो गलत हो रहा है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, यानी अलग अलग बैठा रहे हो, फिर से वही गलती कर रहे हो, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता, ये भी आंसर आपका क्या नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये भी जेंडर पक्षपातता में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित, बताइए क्वेश्चन का 17 का आंसर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है, बताइए। यहाँ से आप एक टैग वर्ड पकड़ सकते हो, जहाँ कहीं भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक की बात आए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक की बात आए, बिल्कुल बिना सोचे समझे आप लेव वाइगोस्की लगा देना, बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। ठीक है, बिना सोचे समझे आप लेव वाइगोस्की लगा दोगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चले दोस्तों बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। भाषा के अर्जन विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। अभी मैंने बताया दोस्तों, भाषा के अर्जन विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील जो अवधि होती है वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी प्री चाइल्डहुड पीरियड। प्री चाइल्डहुड पीरियड बिल्कुल सही आंसर है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, बताइए कौन सी नैतिक विकास की एक अवस्था है, आपको बताना है, जल्दी से करें दोस्तों आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 19 का, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, बताइए। देखिए दोस्तों, मूर्त संज्ञानात्मक जो अवस्था है वो तो जिन पे आ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उद्योग बनाम अधिवक्ता, ये आंसर नहीं है इसमें।
फिर सुप्ति अवस्था, ये भी आपको किसको दर्शाती है? पियाजे के सिद्धांत को। तो आंसर नहीं है, आपको बताना कोलबर्ग। तो कोलबर्ग दर्शाता है सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अब यहाँ आप देखो कोलबर्ग के लिए पूछ रहा है, तो कोलबर्ग सीधा सीधा लिखा है, नीचे सामाजिक लिखा, तो ये मत समझना सर सामाजिक तो आपने कहा था कि उसमें होगा वाइगोस्की में। अनुबंधन अभिविन्यास की बात कर रहा है, तो यहाँ आंसर किसका हो जाएगा? कोलबर्ग का, क्योंकि वहाँ क्या था ना, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास यानी सोशल ओरिएंटेड होना, सामाजिक होना व्यक्ति का। क्या गलत है क्या सही है? समाज के अनुसार चलना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के, ये प्यानलाली पियाजे है, पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? बताइए कौन सा ऐसा है जो पियाजे की मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, बताइए अधिगत अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, यानी स्थायित्व का गुण तो दोस्तों पहले आता है किसमें? प्री चाइल्डहुड पीरियड में, यानी पूर्व बाल्यावस्था में। प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणता या परिकल्पित निगमात्मक तर्क माध्यम, या संरक्षण कक्षा समावेशन। संरक्षण और कक्षा समावेशन का गुण इसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे को पढ़े, पियाजे से हर साल पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की सीटेट में पूछा जाना है। इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वीडियो पढ़िए, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना है? कौन से पियाजे की? अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा। दोस्तों स्कीमा की बात करी है, स्कीमा की बात करिए। अब स्कीमा क्या है? मतलब जिस चीज़ को देखकर अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक बना लेते हैं, उसको बोलते हैं स्कीमा। दिस विल बी द राइट आंसर, इट इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की ने किस प्रकार से संबोधित किया है? बताइए। देखिए दोस्तों, जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति दूसरे से बात ना करके खुद से बात करे, किससे बात करे? खुद से बात करे, तो वहाँ आंसर होगा आपका प्राइवेट स्पीच, यानी व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका सहयोग है? यानी कहने का मतलब ये है, सपोज दैट कोई बच्चा साइकिल नहीं चला सकता, लेकिन जब आप उसको सपोर्ट कर देते हो तब वो साइकिल चला सकता है। यानी टेम्परेरी सपोर्ट देना, तो इसको हिंदी में कहा जाता है पाड़, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है दोस्तों इसका फोल्डिंग। क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका फोल्डिंग। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। मौलिक, कुछ उसमें मौलिक होते हैं। यही रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? बताइए। यानी एक समाधान तो है, उसके कई समाधान सोच रही है, एक से अधिक समाधान सोच रही है। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक समाधान सोच रहा हो तो वो उसकी माइंड जो है वो कैसा है? वो कंस्ट्रक्टिविज्म वाला है, यानी वो सृजनात्मकता वाला है, कुछ नया करना चाह रहा है, वो बच्चा कुछ नया करना चाह रहा है। तो दिस विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुमानित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, या संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। बताइए दोस्तों क्या होगा 25 का राइट आंसर? देखिए दोस्तों, आकलन का जो सही उद्देश्य है, यहाँ अगर आपको प्राप्तांकों की बात आ रही है तो आंसर क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, यहाँ अगर उत्तीर्ण या करने की बात आ रही है तो आंसर क्या होगा? गलत होगा। विद्यार्थियों की श्रेणीबद्ध करना, यानी उनको क्रमबद्ध तरीके से करना, ये भी आपका क्या होगा? आंसर गलत होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? सही। इसमें एक बात और है कि बच्चों की भ्रांतियों को समझना और बच्चों की स्पष्टता को समझना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, इसलिए आंसर सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धि यहाँ से राइट आंसर होगा। राइट आंसर सबसे पहले देख लीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा वो आपका ये वाला होगा। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों होगा उसके कारण समझे। बुद्धि एक एकात्मक नहीं है। बुद्धि बहुत सारी समस्या का, बहुत सारी जटिल एक है, वो नहीं है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता नहीं है जो जन्म के समय निर्धारित हो, तू बुद्धिमान होगा तू नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता। तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। नहीं, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। पठन वैफल्य,
पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? धारापूर्वक पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यूनतम अवधान प्रकार या अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। बताइए दोस्तों क्या होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए पठन वेलफेयर का मतलब होता है डायलेक्सिया, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लर्निंग डिसेबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में वो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको पता है? अच्छा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन ये वाला है, बताइए धारा प्रवाह में अगर ऐसा बच्चा है जिसको लर्निंग डिफिकल्टी है तो वो तेज़ी से नहीं पढ़ पाएगा, अटक अटक के पढ़ेगा, और ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा को पूछा जा रहा है दोस्तों, किसको? समावेशी शिक्षा को पूछा जा रहा है। समझे मेरी बात को? क्या है? राइट, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर व्यवहारवादी सिद्धांत या अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए मानवतावादी मतलब सबको एक समान शिक्षा देना, सबको एक समान शिक्षा देना मतलब मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों को, समझे कौन सा कह रहा है? वंचित समूह से, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाएं कम करनी चाहिए, विद्यार्थियों से अपेक्षा कम नहीं करनी, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बेहतर आंसर है। ठीक है, हालांकि और ऑप्शन को भी देखेंगे। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है। इस स्थिति में जैसी है वैसी अरे जैसा है वैसा छोड़ दोगे तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? आंसर गलत हो जाएगा, तो यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। देखिए यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़, इसका आप देखिए हतोत्साहित वर्ड नेगेटिव वर्ड है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा तैयार नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही आपके निकम्मेपन को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा कभी कभी करना चाहिए, ये आपके आलसीपन को दर्शाता है, ये आंसर गलत है। यानी आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों होगा? इसका कारण सुनिए, जो सक्रिय रूप है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चले दोस्तों मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं जो कि 2019 में पूछे गए थे। आंसर की आपको मैं शेयर कर रहा हूं, देख लीजिएगा इसमें आंसर किया। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। पीडीएफ और पाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8449889709 पर। चले दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप किसी प्रकार के नोट्स चाहते हैं तो हैंड एडिट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से नोट्स आपको मिलेंगे समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको कैसे कैसे चीज़ें मिलेंगी आप देखिएगा। ये मिलेगा प्रिंट पीडीएफ, नोट्स इन पीपीटी, मॉक टेस्ट सीरीज, और इस नंबर पर संपर्क करके सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। ये जल्दी हमारी मार्केट में बुक आने वाली है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। बहुत अच्छा लगा अंत तक आपने इस वीडियो को देख लिया हो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।